तो लास्ट लेक्चर स्प्रिंग फोर्स के बारे में हमने देखा था। अभी हम देखने वाले हैं रिलेटेड टू द सूडो फोर्स। सो लिखिएगा आप, सूडो फोर्स की ओर जाने से पहले हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपको पता है कि दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम कौन सा रहेगा, नॉन इनर्शियल कौन सा रहेगा, वो हम देखते हैं। इनर्शियल फ्रेम मतलब जिसमें न्यूटन्स लॉ ओबे होता है, ऐसे फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। न्यूटन्स का कौन से लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ओके, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वैलिड इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, और जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये वैलिड नहीं है उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। ओके, अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब तक किसी चीज पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं तब तक वो चीज अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहती है, यूनिफॉर्म मोशन में अगर है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने वाली है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जिस केस में वैलिड है उस केस को हम, मतलब उस केस के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ओके, तो लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ रेफरेंस फ्रेम्स। तो पहला रहेगा इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा, आप देखिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच Newton's first law is valid is called an inertial frame. Inertial frame of reference. ओके, और नेक्स्ट बिट रहेगा इसका, फ्रेम मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी रिलेटिव टू नॉन इनर्शियल फ्रेम इज आल्सो कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम। मतलब कोई भी अगर फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव करता है, ओके, तो उसे हम इनर्शियल फ्रेम कह सकते हैं। इन एन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट टू अ जीरो नेट फोर्स। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। In inertial frame, object subject to zero net force। आपको पता है नेट फोर्स जीरो कब रहता है, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मूव कॉन्स्टेंटली अगर मूव करता है तब। इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग कॉन्स्टेंटली then at that time net force on that object is zero, at that time the frame of reference is called as inertial frame। okay, तो ये रहेगा inertial frame से related। acceleration of the particle is zero in non inertial frame। okay, non inertial frame में acceleration of the particle मतलब सॉरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल जीरो रहेगा। जैसे मैंने आपको बोला है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है और ऑब्जेक्ट अगर कॉन्स्टेंटली मूव करता है तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट पर जीरो रहेगा। ओके, तो ये रहेगा सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। अभी हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में देखने वाले हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा, आप देखिएगा। इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेशन जो रहेगा वो जीरो नहीं रहेगा। ओके, और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट ओबेड। ओके, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नॉट वैलिड। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जब तक किसी चीज पर हम फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं तब तक वो चीज अपनी जगह से मूव नहीं करता है। तो अब एक एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको देता हूं ताकि आपको इजीली क्लियर हो सके कि एग्जैक्टली इनर्शियल फ्रेम कब रहेगा और नॉन इनर्शियल फ्रेम कब रहेगा। जैसे एक बस है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसके ऊपर एक लगेज है, वो भी उसके साथ बस के साथ मूव कर रहा है।
तो इस लगेज का अगर मोशन विथ रिस्पेक्ट टू बस जीरो रहा, ओके, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन लगेज एंड बस, ओके, मतलब बस ऐसा दो ही कंडीशन में हो सकता है, आइदर दिस बस इज इन अ रेस्ट कंडीशन और दिस बस इज मूविंग कॉन्स्टेंटली। ये बस अगर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है ना, ओके, तो एट दैट टाइम आपने देखा होगा ये लगेज अपनी जगह पर स्टेडी रहेगा रिलेटिव टू द बस, इसका मोशन कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ये बस सडनली स्टॉप होगा, ओके, ड्राइवर जब ब्रेक अप्लाई करेगा इस बस का, तो एट दैट टाइम ये लगेज आपने देखा होगा, ओके, सामने की ओर मूव करेगा, फॉरवर्ड जर्क किसे लगेगा ड्यू टू द इनर्शिया, आपने देखा होगा इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये बॉडी जल्दी से स्टॉप नहीं होगा और ये बॉडी सामने के डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन इस लगेज पर किसी ने फोर्स अप्लाई किया है क्या? नहीं, विदाउट फोर्स ये ब्लॉक क्या हो रहा है, मूव हो रहा है रिलेटिव टू द बस। इस ब्लॉक ने मोशन किया तो समझ लेना कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जब तक ये मोशन नहीं करेगा विथ रिस्पेक्ट टू बस तब तक ये इनर्शियल फ्रेम है। तो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्लियर हो गया सभी को? टेल मी, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो इतना ही फर्क रहेगा, ओके। तो अभी नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपने देखा होगा सूडो फोर्स एक्ट होता है, ओके, और ये सूडो फोर्स जो रहेगा ये कैसे निकाला जाता है, मतलब ये एक नॉन रियल फोर्स है जिसे सूडो फोर्स कहा जाता है, ओके। इसका मैग्नीट्यूड हमारे अप्लाइड मोशन के मतलब अगर किसी ब्लॉक पर यमे फोर्स एक्ट हो रहा है ना, सपोज देखिएगा, सपोज यही एग्जांपल लेते हैं हम बस का। जब ये बस आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहा था ये एक्सेलरेशन से, ओके, तो अगर ये ब्लॉक पर सूडो फोर्स एक्ट होता है ना, तो एट दैट टाइम ये ब्लॉक पीछे के डायरेक्शन में मूव होगा उतने एक्सेलरेशन से। तो इस बस का अप्लाइड फोर्स यमे रहेगा और इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स रहेगा वो माइनस ऑफ यमे रहेगा। तो ये माइनस ऑफ यमे फोर्स को ही हम सूडो फोर्स कहेंगे। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड मतलब सूडो फोर्स में एक्सेलरेशन उतना ही लेना पड़ता है हमें सूडो फोर्स निकालने के लिए जितना उस ब्लॉक का एक्चुअल एक्सेलरेशन होता है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में आपको लेना है, बस इतना ये बीट रहेगा, ओके, सूडो फोर्स का, ठीक है। तो इस सूडो फोर्स के कंसेप्ट पर आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ओके। अगर इस सूडो फोर्स के बारे में भी लिखना है तो लिख लीजिएगा। सूडो फोर्स को अगर डिफाइन करना चाहते हो तो हम डिफाइन कर सकते हैं। It is the fictitious force acts in the non-inertial frame of reference, okay। तो लिखिएगा सूडो फोर्स का डिफिनेशन। It is the fictitious force on an apparent force और करेक्शन फोर्स, ये सभी इसके नाम है, which is used to explain the motion of object in non-inertial reference frame। ओके, तो बस इतना ही इसका बीट रहेगा। तो अब देखिएगा इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आता है, एक बस के अंदर पेंडुलम हैंग कर रहा है ऐसा आपको दिया जाता है, उसमें फिर स्ट्रिंग का टेंशन निकालो या फिर आपको वो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है उसका वो निकालने के लिए आपको क्वेश्चन आता है। सपोज एक बस है, अब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बस का एक्सेलरेशन ए है, ओके, तो ये बस सामने की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो जो पेंडुलम हैंग करेगा इस बस के अंदर, ओके, तो ये डेफिनेटली अब इंक्लाइंड होने वाला है और पीछे की ओर जाने वाला है, ओके। इसका इंक्लिनेशन थीटा रहेगा। अगर ए एक्सेलरेशन से ये बस आगे जा रहा है ना, तो इस पेंडुलम का मास इमेजिन करते हैं कि यम रहेगा, तो इसका वेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा यम जी। इसके ऊपर सूडो फोर्स एक्ट होगा जो रहेगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में यम ए, ओके। और इस ये जो स्ट्रिंग रहेगा
पेंडुलम को अटैच करने वाला। तो इस टेंशन को हमें दो कंपोनेंट्स में अब रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और थीटा से रिलेटेड कंपोनेंट टी कॉस थीटा ऊपर रहेगा और ये टी साइन थीटा इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर इमेजिन करते हैं ना, तो एट दैट टाइम टी कॉस थीटा बैलेंस करने वाला है एम जी को, ओके, और टी साइन थीटा बैलेंस करने वाला इसके सूडो फोर्स को, दैट इज एम ए को, ओके। तो अगर इन दो इक्वेशन नंबर सेकंड को अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड करते हैं ना, तो फिर हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा इस केस में, ओके। और क्या मिल रहेगा वो देखिएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो फिर डिवाइडिंग 2/1 अगर हम करते हैं तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम ए बाय एम जी रहेगा, मतलब एम एम कैंसिल हो जाएगा, ए बाय जी आएगा, ओके। तो इस वजह से हमें एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो फिर क्या रहेगा वो जी tan थीटा, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जी tan थीटा आएगा। और थीटा का वैल्यू अगर हमें निकालना है, ओके, तो थीटा का वैल्यू रहेगा tan इनवर्स ए बाई जी। इज इट ओके? तो ऐसे ही बीट रहेगा। तो दो इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड किया तो हमें एक्सेलरेशन और थीटा मिल गया। अभी हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करते हैं। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग किया इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1, तो टी स्क्वायर क्या आएगा, अब देखिएगा स्क्वेयरिंग एंड एडिंग अगर हम टर्म करते हैं तो फिर क्या रहेगा, अब देखिएगा। तो फिर एट द टाइम हमें टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा, ओके, अल्टीमेटली। जस्ट 1 मिनट। तो टी स्क्वायर क्या रहेगा, अब देखिएगा, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और टी स्क्वायर देखिएगा। अब इक्वेशन नंबर सेकंड जो है हमारा, उसका स्क्वायर करने वाले हम, दैट इज टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इक्वेशन नंबर 1 का भी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो उस साइड क्या आने वाला है, फिर देखिएगा एम ए होल स्क्वायर प्लस एम जी होल स्क्वायर, ओके। तो फिर देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा मतलब टी स्क्वायर कॉमन आउट करने वाले हम, तो टी स्क्वायर कॉमन आउट किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और ब्रैकेट के अंदर से एम स्क्वायर हम कॉमन आउट करने वाले, तो एम स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर रहेगा। इज इट ओके? तो अब देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आएगा, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर रहेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड हम करते हैं तो फाइनली हमें टेंशन मिल जाएगा स्ट्रिंग के अंदर, दैट इज टी इज इक्वल टू एम इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ओके। इज इट ओके? तो ये बीट रहेगा, ओके। नाउ सियर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। अब कुछ ब्लॉक डायग्राम और वेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो भी ले लेते हैं हम, सूडो फोर्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं, ओके। सो सियर what horizontal acceleration should be provided to the wedge so that the block of mass m kept on the wedge remains at rest with respect to wedge। तो एक इंक्लाइन प्लेन रहेगा जिसका इंक्लिनेशन कुछ थीटा दिया है, ओके, और इसके ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास एम है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये मतलब इंक्लाइन प्लेन जो है ये स्मूथ है, इस वेज का मास कैपिटल एम है, इस ब्लॉक का मास स्मॉल एम है, ओके। और हमें क्या करना है, अब
कितना हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हमें देना पड़ेगा वेज को, ताकि क्या हो सके, सो दैट द ब्लॉक रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, मतलब इसे हमें इस कंडीशन में, इस डायरेक्शन में क्या करना है, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना है। ओके, ताकि फिर क्या हो जाए, ये ब्लॉक अपनी जगह पर ही रेस्ट पर रह सके। ओके, मतलब ये जब वेज आगे जाएगा तो इस ब्लॉक कर पीछे के डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होने वाला है। ओके, और फिर फाइनली इसका मोशन मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, तो अब देखिएगा, इसका अगर हम एफबीडी निकालते हैं तो फिर कैसा आएगा, अप्लाइड इस वेज के ऊपर ए एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में, तो ये स्मॉल एम जो मास रहने वाला ब्लॉक है ना, इसके ऊपर सूडो फोर्स एक्ट होगा और वो रहेगा इस डायरेक्शन में। इज इट ओके? तो इसके ऊपर जो सूडो फोर्स रहेगा वो स्मॉल एम इंटू ए रहेगा। वेज के एक्सेलरेशन को इस ब्लॉक के मास के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके ऊपर एम ए फोर्स एक्ट होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा अप्लाइड मोशन के। तो सूडो फोर्स का कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। इस ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है, दैट इज एम जी। ओके, और फिर इसे हमें दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये एक कंपोनेंट आएगा और ये वाला एक कंपोनेंट रहने वाला है यहाँ पर। ओके, तो ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा, आप देखिएगा, ये वाला थीटा से रिलेटेड कंपोनेंट रहेगा, तो ये आएगा एम जी कॉस ऑफ थीटा। ओके, और सरफेस को परपेंडिकुलर फोर्स नॉर्मल रिएक्शन एक्ट होने वाला है यहाँ पर, दैट इज एन रहेगा। ओके, तो ऐसा ही बीट रहेगा, तो ये एम जी कॉस थीटा नीचे रहेगा और एम जी साइन थीटा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन रहेगा। ओके, अब देखिएगा, ये जो एम ए का कंपोनेंट है ना, इसे भी हमें दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। एम ए का ये वाला जो कंपोनेंट रहेगा ये थीटा से रिलेटेड रहेगा, दैट इज एम ए कॉस ऑफ थीटा। ओके, और नीचे के डायरेक्शन में उसका रहेगा एम ए साइन थीटा। इज इट ओके? तो इस ब्लॉक को हमें क्या करना है, अब रेस्ट पर ही रखना है। तो आपको डेफिनेटली पता है एम ए कॉस थीटा बैलेंस करेगा एम ए कॉस थीटा, ये जो कंपोनेंट है ये बैलेंस करेगा एम जी साइन थीटा को। तो ये अगर कंडीशन वैलिड है तभी ये ब्लॉक रेस्ट पर रहेगा। सो एम एम गेट कैंसल और ए का वैल्यू फिर रहेगा, ये कॉस थीटा नीचे जाके डिवाइड होगा तो जी टैन थीटा। तो कितना एक्सेलरेशन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा उस वेज को, जी टैन थीटा, ताकि ये ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज कैसा रह सके, रेस्ट पर। इज इट ओके? सो इन दिस कंडीशन वी हैव टू प्रोवाइड ए इज इक्वल टू जी टैन थीटा, दिस मच अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन to keep this block on the wedge at rest. Is it okay? सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? कुछ दिक्कत इसमें? Is this concept clear to all of you? ठीक है, तो आप देखिएगा, ऐसा ही एक और क्वेश्चन दिया है उन्होंने, और इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बताया, आप देखिएगा, यहाँ पर भी एक वेज है, वेज का मास कैपिटल एम है, इसके ऊपर एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल एम है। ओके, और इस इंक्लिनेशन एंगल दिया है इस वेज का, दैट इज थीटा रहेगा। ओके, तो देखिएगा, क्वेश्चन दिया है, व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी provided to the wedge so that the block of mass placed on the wedge falls freely। तो इस वेज पर रखे हुए जो ब्लॉक रहेगा उसे हमें फ्रीली फॉल करना है। तो इस कंडीशन में इस वेज को कितना एक्सेलरेशन देना पड़ेगा यह हमें देखना है। तो अब पिछली बार कैसा है, मतलब अब इस वेज को डेफिनेटली हमें इस डायरेक्शन में लेके जाना पड़ेगा। जैसे हम वेज को इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, ये ब्लॉक वर्टिकली नीचे के डायरेक्शन में गिरने वाला है, और कितने एक्सेलरेशन से उसे नीचे गिराना है हमें, बाय हाउ मच अमाउंट वी हैव टू ड्रॉप दिस ब्लॉक। माइक ऑफ करो। कितने अमाउंट से हमें उसे नीचे ड्रॉप करना है, फ्री फॉल करवाना है। फ्री फॉल करते हो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना होता है बताओ, बाय हाउ मच एक्सेलरेशन वी हैव टू ड्रॉप दिस ब्लॉक, टेल मी।
विथ एक्सेलरेशन जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से वो फॉल होने वाला है। और बताओ फ्री फॉल केस में उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कितना होता है, मतलब उस ब्लॉक पर सिर्फ अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होता है, इस वजह से फ्री फॉलिंग केस में ऑब्जेक्ट पर कोई भी दूसरा फोर्स एक्ट नहीं होता है। तो इस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन 0 रहेगा इस ब्लॉक पर। इज इट ओके? पहले तो हम रिजोल्यूशन कर लेते हैं इसका वेट, मतलब ठीक है, ब्लॉक डायग्राम थोड़ा बड़ा निकालता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये सरफेस का इंक्लिनेशन है, इसके ऊपर ये ब्लॉक है, तो इस ब्लॉक का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होने वाला है mg। ओके, इस ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा जब तक ये सरफेस के कांटेक्ट में है तब तक। ओके, फिर इसके दो कंपोनेंट में रिजोल्यूशन करना पड़ेगा पिछली बार की तरह। ये रहेगा mg, ये थीटा से रिलेटेड रहेगा तो ये mg साइन थीटा रहने वाला है, और नीचे की डायरेक्शन में रहेगा mg कॉस थीटा। अब इस ब्लॉक पर हम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कर रहे हैं, तो ये जो मतलब वेज रहेगा ये अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मतलब मूव होने वाला है। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव होने वाला है, क्योंकि हम फोर्स जो है वेज पर इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये ब्लॉक नीचे के डायरेक्शन में गिरेगा। ओके, और उसके ऊपर सूडो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, दैट इज एम ए। ओके, तो इस सूडो फोर्स को हमें अब दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा। एन के डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट आएगा और यहाँ पर एक कंपोनेंट आएगा, तो इसका थीटा से रिलेटेड जो कंपोनेंट रहेगा वो रहेगा एम ए कॉस ऑफ थीटा। ओके, और अलोंग द वो mg साइन थीटा डायरेक्ट करेगा, और अलोंग द नॉर्मल रिएक्शन ये ma का कौन सा कंपोनेंट डायरेक्ट करेगा, ma साइन थीटा। इज इट ओके? तो आप देखिएगा ऊपर के डायरेक्शन में ma साइन थीटा एक्ट हो रहा है और नीचे के डायरेक्शन में mg कॉस थीटा, तो ये दोनों कंपोनेंट्स मिलाकर ही मतलब उसको फ्री फॉल करवाने वाले हैं। नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा। अगर ये ब्लॉक सरफेस के कांटेक्ट में है ना, तो एट दैट टाइम n प्लस ma साइन थीटा, मतलब देखिएगा मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूं। जब ब्लॉक कांटेक्ट में रहेगा तब इसका ऊपर का और नीचे का फोर्स क्या रहेगा, और जब ये कांटेक्ट ब्रेक करेगा, फ्री फॉल करेगा, तो एट दैट टाइम नॉर्मल रिएक्शन n हमें 0 शो करना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल रिएक्शन n अगर 0 हो जाता है तो ma साइन थीटा बैलेंस करेगा mg कॉस थीटा को। ओके, तो ये कंडीशन हमें चाहिए अगर उसे फ्री फॉल करवाना है तो। इज इट ओके? तो जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो देखिएगा n प्लस ma साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू क्या आएगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है, mg कॉस थीटा है। ओके, तो देखिएगा n का वैल्यू हमें 0 पुट करना पड़ेगा अगर इसे हमें फ्री फॉल करवाना है। तो कोई भी चीज जब फ्री फॉल करती है तो उसके ऊपर दूसरा कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता है, सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी की वजह से फोर्स एक्ट होता है। ओके, तो इस वजह से n का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो ma साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg कॉस ऑफ थीटा आएगा। तो m गेट कैंसिल होगा, साइन थीटा वहां पर जाके डिवाइड होगा। ओके, तो a इज इक्वल टू g कॉट थीटा, ये आंसर रहेगा। इज इट ओके? पिछली बार g tan थीटा था उस ब्लॉक को रेस्ट पर रखने के लिए, और g कॉट थीटा इतना एक्सेलरेशन हमें देना पड़ेगा ताकि वो ब्लॉक फ्री फॉल करे। इज इट ओके? तो सूडो फोर्स से रिलेटेड इतना ही कंसेप्ट है, और भी कुछ इसके रिलेटेड बिट अगर है तो, या फिर जो क्वेश्चंस है वो हम कल के लेक्चर में देखेंगे। तो कल हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर लेक्चर रहेगा, जिसमें हम सभी बिट्स पर जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो देखेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही।